स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी फिट एंड फाइन। लेट्स कंटिन्यू आवर क्लास। आज हम हमारे अचीवमेंट टेस्ट के लास्ट स्टेप के ऊपर आ गए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्डाइजेशन। जैसे कि हम पढ़ रहे थे अचीवमेंट टेस्ट कैसे बनाते हैं, प्लानिंग कैसे करते हैं, प्रिपरेशन कैसे करते हैं, फिर उसको अप्लाई कैसे करते हैं, आइटम एनालिसिस तक हम पहुंच गए थे। आइटम एनालिसिस में हमने देखा कि डिफ़िकल्टी वैल्यू कैसे निकालनी है, डिस्क्रिमिनेटिव पावर कैसे निकालनी है। वो जो दो चीज़ें थी ना, डिफ़िकल्टी वैल्यू निकालना और डिस्क्रिमिनेटिव पावर निकालना, दोनों मेन थी। उम्मीद करती हूँ कि वो दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आज हम देखेंगे कि हमने ये सब करने के बाद टूल को स्टैंडर्डाइज करना होता है। तो हम स्टैंडर्डाइज करने के लिए क्या क्या मेथड अप्लाई करते हैं। तो स्टैंडर्डाइज के लिए हमें रिलायबिलिटी निकालनी होती है और वैलिडिटी निकालनी होती है। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, याद होगा। क्या पढ़ाया था कि रिलायबिलिटी क्या होती है, वैलिडिटी क्या होती है। रिलायबिलिटी क्या होती है कि एक टेस्ट अगर हम बनाते हैं और डिफरेंट सिचुएशन में उसको अप्लाई करते हैं, दो अलग अलग सिचुएशन में अगर हम उसको अप्लाई करें और दोनों सिचुएशन में उसका रिजल्ट सेम आए, तो क्या कहेंगे कि हमारा टेस्ट क्या है, रिलायबल है। रिलायबिलिटी निकालने के कुछ मेथड होते हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। रिलायबिलिटी निकालने के देखो क्या क्या मेथड हैं। रिलायबिलिटी निकालने के वैसे तो बहुत सारे मेथड होते हैं, मैंने यहाँ पर मेन मेथड को डिस्कस किया है। जैसे फर्स्ट है हमारा टेस्ट रीटेस्ट मेथड। नाम से ही पता चल रहा है, परीक्षण पुनः परीक्षण मेथड। एक बार हमने टेस्ट को अप्लाई किया, दोबारा फिर से उसी को अप्लाई किया, इसका मतलब ये होता है टेस्ट रीटेस्ट मेथड, परीक्षण पुनः परीक्षण मेथड। नेक्स्ट स्प्लिट हाफ मेथड, और नेक्स्ट होता है हमारा पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, इसको हम इक्विवेलेंट मेथड भी कहते हैं। अब देखो टेस्ट रीटेस्ट मेथड, परीक्षण पुनः परीक्षण मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक टेस्ट बनाते हैं और उसको सेम ग्रुप के ऊपर अप्लाई करते हैं। सेम ग्रुप, एक हमने टेस्ट बनाया और एक हमने ग्रुप बना लिया, तो उसको हमने अप्लाई किया, उसके स्कोर ले लिए। फिर उसके 15 दिन के बाद वही टेस्ट और वही ग्रुप, दोनों चीज़ सेम होनी चाहिए, तो हमने उसको 15 दिन के बाद फिर से उसके ऊपर अप्लाई कर दिया। फिर हमने उसके स्कोर ले लिए। अगर दोनों टाइम के स्कोर सेम आते हैं तो हम क्या कहेंगे, हमारा जो टेस्ट है वो क्या है, उसकी टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी है। यह जो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी मेथड है, ये किसको मेजर करता है, स्टेबिलिटी को मेजर करता है, यानी कि स्थिरता को मेजर करता है। तो इस प्रकार से हम रिलायबिलिटी निकालते हैं, इस मेथड से, टेस्ट रीटेस्ट मेथड से। एक ग्रुप लिया जाता है इसमें और एक ही टेस्ट बनाया जाता है। एक ग्रुप लिया जाता है और एक ही टेस्ट बनाया जाता है, उसको कुछ टाइम के अंतराल के बाद अप्लाई किया जाता है उसी टेस्ट को और उसी ग्रुप के बच्चों के ऊपर। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने टेस्ट बना लिया, आज एक बार अप्लाई कर दिया, कल तुरंत दूसरे के ऊपर अप्लाई कर दिया, तो इससे क्या होगी, बायसनेस आ जाएगी। और टाइम का जो अंतराल है वो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि एक टेस्ट तो हमने आज अप्लाई कर दिया और जो टेस्ट है वो 1 साल के बाद हम उसी ग्रुप के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो इससे भी बायसनेस आ जाएगी। टाइम का जो अंतराल होता है ना, वो सही होना चाहिए। हम इस टेस्ट रीटेस्ट मेथड को या तो 15 दिन के बाद अप्लाई कर सकते हैं, या 20 दिन के बाद, या एक मंथ के बाद अप्लाई कर सकते हैं। इतना ही हम इस पर टाइम रख सकते हैं। तो ये था आपका टेस्ट रीटेस्ट मेथड। नेक्स्ट हमारा स्प्लिट हाफ मेथड। स्प्लिट हाफ मेथड क्या होता है, अर्ध विच्छेदन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, एक टेस्ट बनाते हैं और उसके 2 भाग कर लेते हैं। जैसे हमने 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट बनाया, 25 नंबर का एक टेस्ट हो गया और 25 का एक, मतलब उसको 2 भागों में डिवाइड कर लिया। 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक बार हमने उसको 25 क्वेश्चन वाला दे दिया बच्चों को, और फिर कुछ समय के बाद हमने 25 क्वेश्चन वाला दे दिया। अगर दोनों के रिजल्ट्स मिलते जुलते आते हैं, एक जैसे आते हैं, तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा टेस्ट स्प्लिट हाफ मेथड रिलायबिलिटी है। इस टेस्ट की स्प्लिट हाफ मेथड रिलायबिलिटी है, ये कहेंगे हम।
ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या है, पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी। पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी, पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी में क्या करेंगे हम, पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी हम करेंगे, ये क्या होता है, टू टेस्ट ऑफ द सेम टाइप सेम कंटेंट। इसमें हम क्या करते हैं, पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी है ये, समानांतर प्रारूप। जैसे ये नहीं कहते हैं कि ये चीज़ उसके पैरेलल है, तो जैसे एक जैसी दो चीज़ें बना लेते हैं हम, जैसे एक जैसे दो टेस्ट बना लिए, सेम कंटेंट हमारा सेम है और उसके ऊपर दो टेस्ट बना लिए। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि जैसे कॉम्पिटिटिव टेस्ट होते हैं, कॉम्पिटिटिव टेस्ट में बच्चे भी सेम होते हैं और टेस्ट क्या आते हैं, कई टाइप के कई सेट आते हैं एक ही टेस्ट के, जैसे ए सेट, बी सेट, सी सेट, डी, इस टाइप से सेट आते हैं। आपने स्टेट का पेपर दिया होगा, सी टेट का पेपर दिया होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि कई सेट आते हैं और कंटेंट उसमें सेम होता है। किसी का ए सेट आता है, किसी का बी आता है, किसी का सी, किसी का डी, लेकिन कंटेंट तो उनमें सेम होता है। और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो बच्चे होते हैं वो भी सेम होते हैं। तो पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी इस टाइप से मेजर की जाती है। उसमें बच्चे सेम होते हैं, कंटेंट सेम होता है, लेकिन पैरेलली टेस्ट कई बन जाते हैं, उसमें उनको अप्लाई करके देखा जाता है। अगर उनके स्कोर सेम आते हैं तो क्या माना जाता है कि टेस्ट की पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी है। ठीक है बच्चों, ये होती है आपकी रिलायबिलिटी, और रिलायबिलिटी मापने के ये आपके क्या हैं, मेथड हैं। इस प्रकार से रिलायबिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं। तो इनमें से हम कोई भी मेथड यूज करके किसी टेस्ट की रिलायबिलिटी को निकाल सकते हैं। मोस्टली टेस्ट रीटेस्ट मेथड जो होता है ना, वही अप्लाई किया जाता है। मैंने भी जब पीएचडी की थी और ये टूल बनाया था, अचीवमेंट टेस्ट बनाया था, तो मैंने भी टेस्ट रीटेस्ट मेथड अप्लाई किया था रिलायबिलिटी निकालने के लिए। मैंने जब टूल बनाया था अचीवमेंट टेस्ट का, उसके ऊपर एक रिसर्च पेपर भी लिख रखा है मैंने, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। आप उसको अच्छे से पढ़ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये थी आपकी रिलायबिलिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वैलिडिटी के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि ये सब आपको समझ में आया होगा। मुश्किल वाली इसमें कोई बात नहीं है। अगर फिर भी ना समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको फिर से पढ़ लेंगे। ओके, थैंक यू।